नमस्कार साथियों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे जूनियर असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी और पीसीएस जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें से ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये सभी पुराने जो भी यूपी ट्रिपल एससी के पेपर हुए उनके छटे हुए प्रश्न हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा पीसीएस की लगी हुई है। और अभी कल की डेट में घोषित हो चुका है कि 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस का पेपर होगा और 22 और 23 दिसंबर को शिक्षा अधिकारी का एग्जाम होगा। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर ढंग से अपना बस अब प्रैक्टिस सेट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय लगाएं। ठीक, तो और इसमें और एक नई न्यूज है कि अब की बार नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा 2 दिन होगी और जूनियर असिस्टेंट का 2 दिन होगा। तो एक से अधिक जब पेपर होते हैं तो उसमें जूनियर क्या बोलते हैं कि नॉर्मलाइज का सिस्टम लागू होगा। ठीक, तो अपनी तैयारी बेहतर करते रहें। महीना 1.5 महीने का जो भी जिस चीज़ का समय है, आप बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट पर डिपेंड अपना समय व्यतीत करें। तो शुरू करते हैं। उसी से संबंधित हमारा आज का पहला प्रश्न है और बेहतर प्रैक्टिस सेट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय इस पर दिया करें। तो पहला प्रश्न है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से। प्रश्न है हमारा, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो हड़प्पा की खुदाई राखालदास बनर्जी, बी आर थापर, अलेक्जेंडर कनिंघम और अर्नेस्ट जे एच मैके। तो इसकी जो खुदाई कराई गई थी ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कराई गई थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये देखो भी यूपी ट्रिपल एससी में वीडियो के एग्जाम में अभी ये नया प्रश्न है, पूछा गया था। ठीक, शिफ्ट 2 में। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती है वो पुराने पेपरों से निकाल के प्रश्न ही बनाए जाते। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन सही है। और अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो 1814 से 1893 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के संस्थापक प्रमुख रहे हैं और वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और इन्होंने 1853 में यानी लॉर्ड डलहौजी का समय था जब ने एक मुहर पाई थी। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। ठीक, और मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात करें तो ये 1922 में किया था। इसको किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। और याद करने के लिए मैं बता दूं, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि दयाराम साहनी इसके हैं कि राखालदास बनर्जी हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, दया दया करके हड़प लिया, हड़प्पा मतलब दया करके हड़प लिया, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो आपको याद हो जाएगा। फिर अगर ये चीज़ याद हो जाएगा तो ये मोहनजोदड़ो का जाहिर सी बात आपको पता हो जाए। तो दया करके हड़प लिया यानी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। ठीक, ऐसे याद कर लेना। 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? ऑप्शन इसके लोथल, ये गुजरात का है, मोहनजोदड़ो है, कोटजी जी और यह हड़प्पा में। तो इसका जो राइट आंसर है ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। और ये भी देखो वीडियो में एग्जाम में 27 तारीख का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है ना। तो सारे प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं और इसको पढ़ लेना एक बार। तो सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो के पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है। और मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लड़काना, जहाँ नाना साहब का वो क्या बोलते हैं नानक का जन्म हुआ था, वहीं ये स्थित है। ठीक, और इसकी खोज की बात बताएं तो 1922 में हुई थी, राखालदास बनर्जी ने किया, अभी हमने बताया। और यहाँ से विशाल अन्नागार तथा कांसे की नाचती हुई मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक, पूछा जाता है कभी कभी कि मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई थी उसमें सबसे बड़ा स्थल क्या था? तो अन्नागार ही था। कभी कभी स्नानागार भी आ जाता, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार था। यहाँ पे अन्न रखा जाता था। ठीक, क्योंकि स्नान करने के लिए पूरा एरिया तो नहीं आएगा, पर अन्न के लिए वहाँ जो सामाजिक व्यवस्था थी अन्न रखने के लिए, तो इसी में रखा जाता था। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बनावली गुजरात में है, इसमें तो लोथल है। और कालीबंगा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं, हरियाणा में है बनावली। ठीक, तो ये भी वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। तो सारे प्रश्न इसके इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इसकी बात करें तो बनावली जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। और यह रंगोई पूछ लेते हैं कभी कभी
कि बनावली जो सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त हुई किस नदी के किनारे, तो अधिकतर जो भी सभ्यताएं विकसित हुई नदियों के किनारे ही पाई गई, ठीक। क्योंकि नदियों से क्या होता है, वहाँ सिंचाई की सुविधा हो जाती थी ताकि उनकी कृषि के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, ठीक। और आने जाने के लिए आवागमन के मतलब नाव संचालन के लिए भी व्यवस्था हो जाती थी, उपजाऊ मिट्टी मिलती थी खेती के लिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं, पानी मिलता था पीने के लिए, नहाने के लिए, सारी व्यवस्था नदी से हो जाती थी। तो यह रागाई नदी के तट पर स्थित है। और इस पुरातत्व की खोज की बात करें तो 1973 या 74 में RS बिष्ट ने किया था। और यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। पूछ लेते हैं कभी कि मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको बनावली लगाना है, ठीक। और बनावली है कहाँ पे, तो ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी में क्या मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा के हिसार जिले में है। और यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब हम बता दें, इधर देखो राज्य और सिंधु घाटी सभ्यता है तो गुजरात में क्या है, धौलावीरा और लोथल है। राजस्थान में क्या है, कालीबंगा है। और ये सब दो चीज़ें इसमें याद रखना। अगला हमारा है पशुपति मुहर, सिंधु घाटी सभ्यता के स्तर से मिली है। तो कहाँ से मिली है, तो ऑप्शन इसके बनावाली है, लोथल है, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो से आपको मिलेगा, ठीक। इसका राइट आंसर है डी। और पशुपतिनाथ मंदिर भी एक है, ये आपको पड़ेगा नेपाल काठमांडू में। तो इस पे चर्चा करते हैं। तो पशुपति मुहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। और संध्याकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है, ठीक। और यहाँ से बृहत स्नानागार मिला है, दाढ़ी पूजा वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। और नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, एक मिनट, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में खाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट से की विशेषताएं हैं। तो इसके ऑप्शन है राखीगढ़ी, कालीबंगा ये राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, और धौलावीरा ये आपका गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर कालीबंगन होगा, ये राजस्थान में पड़ेगा आपका, ठीक। तो ये देखो यूपी पेट में आया था 2023 में, ठीक, सेकेंड शिफ्ट में। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा जो श्री गंगानगर राजस्थान जो घग्गर हाकरा के तट पर स्थित है। और यहाँ से हड़प्पा पूर्व के चरणों में मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक। मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन होता है, आदि की प्राप्ति हुई है। यहाँ से अंत्येष्टि संस्कार से तीनों विधियों पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के साथ प्राप्त होते हैं। और कालीबंगन से भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये ऑप्शन इसमें है कालीबंगा, देसलपुर, लोथल या रोपड़। तो रोपड़ जो है डी ऑप्शन में है, पंजाब में ये प्राप्त हुआ था। तो पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का ऐसा संध्या स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था, ठीक। और इसका आधुनिक नाम क्या है, रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने किया था। और 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न है इसमें। तो वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान सम नो वरुणा को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन इसके भारतीय वायुसेना, सोसाइटी फॉर मरीन रिसर्च एंड कंजर्वेशन, रीफ वॉच मरीन कंजर्वेशन या भारतीय नौसेना। तो ये भी प्रश्न आपका वीडियो में पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर होगा भारतीय नौसेना होगा, डी ऑप्शन में। तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, सम नो वरुणा, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ है, ठीक। क्योंकि नेवी जो है जल में ही चलती है इसलिए। तो यह वाक्य भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया था। भारतीय नौसेना की स्थापना की बात करें 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। पहले इसका नाम नेवी नहीं था, ठीक। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो वेदांग, उपनिषद, आरण्यक या ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर होगा वेदांग का अंतिम। अगर आपको लगे कि वेदांग होता वेद का अंतिम, तो ये नहीं होगा, वो उपनिषद होता है, ठीक। तो उपनिषद वैदिक ग्रंथ है। और वेद 4 हैं, जैसे कि ऋग्वेद सबसे पुराना, फिर यजुर्वेद, सामवेद में संगीत है, अथर्ववेद है,
फिर संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं। इनमें से उपनिषद जो हैं वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इस कारण से इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषदों की संख्या 108 है, इनमें से 13 प्रसिद्ध हैं। ठीक, वेदांत कहते हैं। ठीक, अगर उपनिषद की जगह पे वेदांत आ जाए तब तो सही, पर वेदांग मत लगाना। ठीक, अगला है वेदांग क्या होता है? वेद के अंग होते हैं, ना कि वेद के अंतिम रूप होता है। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृशद्वती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो सरस्वती नदी तो वर्तमान में विलीन हो चुकी है। ठीक, तो इसके ऑप्शन जो है ब्रह्मावर्त, इंद्रप्रस्थ, वर्णावत या तक्षशिला है। तक्षशिला आपका पाकिस्तान में विश्वविद्यालय है। ठीक, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्रह्मावर्त होगा। तो मनु स्मृति के अनुसार ब्रह्मावर्त सरस्वती व दृशद्वती नदियों के संगम पर स्थित है और ब्रह्मावर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो ऑप्शन इसके सतलज और चिनाब है, व्यास और सतलज है, चिनाब और रावी है, व्यास और झेलम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, व्यास और सतलज होगा। ठीक, ये सारे प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले साल ये पेट में और वीडियो वगैरह में जो भी एग्जाम हुए हैं उत्तर प्रदेश में विभागीय, तो इसमें सब में आए हुए। ठीक, तो इसका राइट आंसर फिलहाल भी हमने बता दिया, व्यास और सतलज होगा। तो इसकी जानकारी हम बता दें तो ऋग्वेद में विश्वामित्र नदी तथा कथा नामक कथोपकथन में ऋषि विश्वामित्र एवं सुतुद्र और विपाशा नाम की नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। और इन दोनों नदियों का वर्तमान नाम क्या है? व्यास और सतलज है। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका यजुर्वेद है। ठीक, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है तो गद्य में यजुर्वेद लिखा गया है। और ये देखो कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम में पिछली बार पेपर में आया है और इसकी जानकारी यजुर्वेद गद्य और पद्य मिश्रित है। कभी कभी पूछ लेता है कौन सा ऐसा वेद है जो पद्य और गद्य में दोनों, तो ये यजुर्वेद होगा। ठीक, और इस वेद में कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अर्धय कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन है। और इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, याद रखना। और अगला है हमारा प्रश्न, महाजनपद काल से संबंधित है। ठीक, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी पूछा गया है। तो इसमें सूरसेन की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है वैशाली, काशी, चंपा या अंग की थी चंपा। और इसका राइट आंसर है ये सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ठीक, तो महाजनपद अब बताएं तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें से 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में और 4 आपको बिहार में मिलेंगे। ठीक, तो और वज्र की पूछे तो सबसे बड़ा जो था महाजनपद वज्र था। तो इसमें सूरसेन की राजधानी मथुरा है, वज्जी वैशाली, अंग की चंपा और काशी जो है वाराणसी, ये तो आपको पता ही होगा। अगला है हमारा 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ठीक, ऑप्शन इसके अंग, मगध और वैशाली, वज्जी, तो राइट आंसर मगध था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का बसाया हुआ मगध थे और ये बिहार में है। तो 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी स्थिति मूलतः बताए तो दक्षिण बिहार क्षेत्र में की गई थी। और इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिले शामिल थे। और इसकी राजधानी क्या थी? गिरिव्रज राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। ठीक, अगला है जैन बौद्ध से संबंधित प्रश्न है। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी नालंदा, अनंतपुरी, कौशाम्बी, ये तो नहीं, जम्भिका ग्राम में हुई थी। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम जो वैशाली में पड़ता है। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता त्रिशली लिच्छवी राजा नरेश, रुको एक मिनट, लिच्छवी चेतक की बहन थी। ठीक, और इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, पूछ लेते हैं। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जराम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए कैवल्य की प्राप्ति हुई। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो मतलब जैन धर्म में
ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं, तो कैवल्य कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित शब्द है, इसको याद रखना, क्योंकि महावीर का भी पूछते हैं और गौतम बुद्ध का भी पूछते हैं कि इनकी ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं, और महावीर के ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं, और इनके नाम भी पूछ लेते हैं, और किस नदी के किनारे, किस पेड़ के नीचे, कितने साल में, कब प्राप्त हुआ ज्ञान। तो ये सारा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अद्भुत के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? लुम्बिनी, सारनाथ, डुंगेश्वरी गुफा या कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर होगा डुंगेश्वरी गुफा। ठीक, अब ये डुंगेश्वरी गुफा है कहाँ? तो बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोध गया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में कई साल, लगभग 6 वर्ष तपस्या की थी, और यहीं पर सुजाता नाम की महिला ने इन्हें जलपान कराया था। यह माना जाता है कि बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, कभी कभी पूछ सकता है कि मतलब डुंगेश्वरी गुफा में कौन सी महिला मिली थी या उसका नाम क्या था जिसने जलपान कराया था, तो याद रखना सुजाता था। ठीक, और हमारा अगला हम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी गया कई बार प्रश्नों में। तो सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती या राजगीर। तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली में। ठीक, और कभी कभी पूछ लेते सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे उपदेश दिया, तो सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश पूछे तो श्रावस्ती है। ठीक, तो इसका फिलहाल राइट आंसर तो बी होगा। और इसमें हम बता दें विशेष जानकारी क्या है, तो बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनंद के आग्रह पर हुआ था। ठीक, तो वैशाली में दिया गया। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल होने वाली महिला थी, ये भी पूछा गया प्रश्न। और वैशाली की लिच्छवियों ने यहाँ पर कूटाग्रसाला नामक बिहार बुद्ध को दान में दिया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही हैं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन इसके हैं पटना बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, वल्लभी कहाँ गुजरात में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य मारा था श्रवणबेलगोला में, ये याद रखना। फिलहाल इसका राइट आंसर वल्लभी गुजरात में होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, तो महावारी स्वामी, इसमें गलत लिखा है, महावीर होगा। ठीक, महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जैन संगीति जो 513-526 के समय वल्लभी में गुजरात में हुई थी, यहाँ कुल 12 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। संगीत की अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रमण ने की थी, और प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने किया था। और पाटलिपुत्र जो 322 BC में हुई थी। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महावीर स्वामी को जिन्न के नाम से जाना जाने लगा है। जिन्न का अर्थ क्या होता है? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो जिन्न का अर्थ क्या होता है? तो ये विजेता होता है। ठीक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो महावीर को कैवल्य की प्राप्ति के बाद जिन्न उपाधि से विभूषित किया गया। यहाँ जिन्न का अर्थ होता है विजेता। जिन्न के अतिरिक्त इन्हें अर्घ्य यानी योग्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित जिसे बोलते हैं, केवलिन आदि उपाधियों का प्राप्त दिया हुआ। ठीक, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये आदिनाथ या ऋषभदेव जाने जाते हैं। ठीक, अगला मौर्योत्तर एवं मौर्य काल से संबंधित प्रश्न है। तो जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन तक्षशिला है, उज्जैनी है, सुवर्णगिरी या इंद्रप्रस्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए डी ऑप्शन हो जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था इसमें। तो 5 प्रांत थे कौन कौन से? तो उत्तरापथ जो है इसकी राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की थी सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की जो है उज्जैनी, और प्रासी यानी पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र, कलिंग जो थी तोसली। इंद्रप्रस्थ मौर्यों का राजनीतिक केंद्र नहीं था। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? तो बिंदुसार यानी कि किस संप्रदाय को मानने वाला था? तो बौद्ध, लोकायत या आजीवक, इनमें से कोई नहीं। तो जो बिंदुसार था ये आजीवक संप्रदाय का था। ठीक, तो पूछा गया है प्रश्न ये भी। तो मौर्य सम्राट बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ये भी याद रखना। बिंदुसार क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जिसने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक पूछ लिया जाता तो मक्खली गोसाल थे।
और आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इसके मत नियतिवाद भाग्यवाद कहा जाता है और जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक। लोकायत संप्रदाय को चारवाक दर्शन भी कहा जाता है और इसके प्रणेता जो है चारवाक या बृहस्पति माने जाते हैं। ठीक। कभी कभी पूछ लेते हैं लोकायत संप्रदाय का मतलब प्रणेता कौन है, तो आपको चारवाक देना है। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व स्थल घोषित किया गया या शामिल किया गया? ऑप्शन इसके नालंदा महाविहार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विक्रमशिला या वल्लभी। राइट आंसर इसका नालंदा महाविहार को शामिल किया गया था। तो नालंदा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा बसाया गया था। 415-455 के मध्य में करवाया गया था और यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिला के राजगीर में स्थित है। 15 जुलाई 2016 की नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत में शामिल किया गया और 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व विरासत है। फिलहाल अब बढ़ गई हैं, 42 नहीं है, अब 43वां हो गया। 43वां पूछे तो अभी असम का मोइदम हुआ। ठीक। जो एक टीला है, मृतकों का टीला वगैरह है, तो मोइदम अभी शामिल हो 43वां विश्व धरोहर, और जिनमें 7 प्राकृतिक और 34 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी के हैं। तो इसके पहले 42वां जो है वो हुआ था आपका होयसल मंदिर कर्नाटक का, और 41वां आपका है जो रविन्द्रनाथ टैगोर का विश्वविद्यालय है कोलकाता वाला, वो हुआ था। ठीक। विश्व भारती जिसको कहते हैं। ठीक। वो हुआ था 41वां, 42वां होयसल मंदिर कर्नाटक का और 43वां आपका मोइदम असम में भी हुआ है जस्ट। अगला हमारा प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग या दंती वर्मन था जो 735 से 756 तक शासन किया और इसकी राजधानी क्या थी? तो पूछ लेते हैं। मान्यखेत ये है कहाँ? सोलापुर महाराष्ट्र में है। ठीक। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक। और ज्ञात हो कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, प्रतिहार और बंगाल के पाल शासक शामिल थे। राष्ट्रकूट का अंतिम महान शासक कौन थे? तो कृष्ण तृतीय था जिसके दरबार में शांति पुराण के रचनाकार कन्नड़ कवि पूर्ण रहते थे। अगला है, एलिफेंट महामंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूट के समय में ही किया गया था। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? पाटलिपुत्र, थानेश्वर या वैशाली या मगध। तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी आपका बता दें तो इसकी फिलहाल 3 राजधानियाँ थी। ठीक। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक। थानेश्वर थी। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन जो है राज्यवर्धन का पुत्र था। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया। और शशांक के बारे में बता दें तो ये कौन था? तो आपको याद रखना है, तो जो बोध वृक्ष था, बोध वट जिसको कहते हैं, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, शशांक ये वही शासक था जिसने उसको कटवाया था, को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और हर्ष जो है, हर्षवर्धन जो है, इसने रत्नावली पद्मावती, ये रत्नावली जो है रचना इसने की है। और हर्षवर्धन के शासन काल में होनसांग आया था भारत, ये भी याद रखना। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी था वो फिलहाल था हरिसेन। ठीक। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में? तो संस्कृत के एक कविता के रूप में कवि हरिसेन द्वारा रचित है जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। समुद्रगुप्त के विजयों का प्रमुख स्रोत जो है प्रयाग स्तंभ लेख है जो चंपू शैली में लिखा गया। पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इसकी शैली क्या है? तो चंपू शैली है। ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिण भारतीय राजवंश संगम पल्लव चोल चालुक्य वंश से संबंधित प्रश्न है। ठीक। तो प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप में कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? नेत्रावती,
गौतमी नदी, कालिंदी नदी या पेन्नियार नदी, यानी पेरियार पेन्नियार जो भी है। इसका राइट आंसर नेत्रावती नदी होगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो नेत्रावती नदी को ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिणी में बंटवाल नदी के रूप में जाना जाता था, और बंटवाल नगर इसके किनारे स्थित होने के कारण इसे बंटवाल नदी भी कहते हैं। और भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में से होकर बहने वाली नेत्रावती नदी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, और यह अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से एक विशाल क्षेत्र का पोषण करती थी। ठीक, नेत्रावती नदी पश्चिमी घाट में स्थित चिक्कमगलुरु जिले के गंगामूला से निकलती है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनवाया गया था या बनाया गया? तो पल्लव के शासन काल में जो है नागेश्वर, महाबलीपुरम, बृहदेश्वर मंदिर या हजारा मंदिर। तो राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, महाबलीपुरम मंदिर बनवाया गया। तो दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के शासन काल में महाबलीपुरम यानी मामल्लपुरम के विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया गया। इन मंदिरों में प्रमुख था आदि बराह मंदिर, जिसे सिंह विष्णु ने बनवाया। एकाश्म मंदिर है, जिसे नरसिंह वर्मन प्रथम बनवाया। गणेश मंदिर जो है परमेश्वर वर्मन का बनवाया हुआ है। ठीक, और कांचीपुर के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक, और इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। पल्लव राजवंश की स्थापना के बारे में बताएं तो 575 ईस्वी में सिंह विष्णु ने की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो विवेकानंद संग्रहालय, नेपियर संग्रहालय, फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय या किलाडी संग्रहालय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किलाडी संग्रहालय। डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, तो किलाडी संग्रहालय है कहाँ पे? तमिलनाडु है। संगम युग के दौरान तमिल के जीवन को प्रदर्शित करता है। इसका निर्माण जो है चेट्टीनाड शैली में किया गया है। और किलाड़ी जो है तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में वैगई नदी तट पर स्थित संगम काल की एक नगरीय बस्ती है। ठीक, और हरिहर बुक्का जो है संगम वंश में थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक, यानी कि 1336 में। ठीक, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आदित्य प्रथम, विजयालय चोल या अरिंजय चोल या परांतक चोल। तो चोल वंश का संस्थापक जो था विजयालय था। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक, तो चोल वंश की स्थापना किसने की? तो विजयालय जो चोल वंश की स्थापना किया था। और चोलों का शासन जो है 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब उन्होंने पल्लवों को हराया। इनका शासन जो है 13वीं शताब्दी तक 5 से अधिक शताब्दियों तक चला था। ठीक, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न प्राचीन कालीन साहित्य और साहित्यकारों से है। तो शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? निबंध है, कविता है, टीका है या नाटक है? तो ये एक प्रकार का नाटक है जो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। तो शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम एक संस्कृत साहित्यिक नाटक है। और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। और इस नाटक में नायक कौन है? चारुदत्त तथा गणिका बसंत सेना के प्रेम कथा के विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन इसमें मिलता है आपका। अगला हमारा प्रश्न है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य में सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तोलकापियम है, शिलप्पाधिकारम है, वलयपथी है, मलमेखलय है। तो इसका राइट आंसर होगा तोलकापियम है, ए ऑप्शन। ठीक, तो तोलकापियम सबसे प्राचीन विद्यमान तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ये पूछा भी गया है कई बार। तो तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है और तोलकापियर द्वारा रचित यह ग्रंथ उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करता है। यह ग्रंथ जो है 9 खंड तथा 3 भागों में विभाजित व्याकरण और काव्य का अनूठा ग्रंथ माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न नीति सार यानी राजनीति के तत्व निम्नलिखित में से कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है आपका कामांदक के द्वारा, ये ऑप्शन में है। तो नीति सार या कामांदकी का नीति सार राजनीति एवं शासन पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसे चाणक्य का शिष्य कामांदक था उसके द्वारा लिखा गया है। ठीक, कभी पूछ ले कि चाणक्य का शिष्य कौन था, तो कामांदक था। और उल्लेखनीय है कि नीति सार में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है महर्षि पतंजलि, कालिदास, यस्काराचार्य या कल्हड़। राइट आंसर इसका सी होगा। तो निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ श्री यास्काचार्य कृत निरुक्त जो है
निघंटु पर एक टिप्पणी है जो कि वेदों के अध्ययन के लिए सहायक ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल है, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं के संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है संस्कृति में लिखा गया है पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक, तो विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें पशु दंत कथाएं और एवं कहानियां हैं, और इसका जो रचना काल 300 ईसा पूर्व के आसपास है, और पंचतंत्र सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में रचित भी है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो विरूपाक्ष मंदिर, तिरुपति मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ये तो गुजरात में, मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरई में है। तो विरूपाक्ष मंदिर ए ऑप्शन में है, यही है। ठीक, तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ फिलहाल? तिरुपति मंदिर तो ये आपका तमिल साइड में है, और विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, और इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। यह विजयनगर स्थापत्य शैली में बनाया गया है, और इस मंदिर में महाभारत का दृश्य अर्जुन द्वारा द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली को मारते हुए दिखाया गया है। ठीक, और प्रमुख मंदिरों के बारे में बताएं तो तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश चित्तूर में है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, और इसी पे मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करके बहुत सारा सोना खजाना लूटा था। तो ये वारंगल बंदरगाह के पास है। मीनाक्षी है तमिलनाडु मदुरई में, मदुरई को त्योहारों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? हर्मिका, छतरी, अंडा या यश? तो ये हर्मिका कहलाती है। ठीक, ऐसे जो बना रहता है, ये छतरी है ना, ऐसे बना रहता है, तो ये इसको हर्मिका कहते हैं। तो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना हर्मिका बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा थी। हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा जाता था, और इससे त्रिस्तरीय छतरी या छत्रावली बनी होती है, जो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों धर्म, बुद्ध धर्म संघ की शिक्षाएं देता था। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? ये राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। तो त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, और हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 3 नई गुफाएं खोजी गई। त्रिरश्मि गुफाओं को पांडोलेनी गुफा भी कहते हैं, जो कि 25 गुफाओं का समूह है। ये सभी गुफाएं दूसरी से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है, मतलब मिलान नहीं खाता है? तो हम्पी का समूह जो विजयनगर है, लिंगराज सोमवंशी, खजुराहो चोल वंश, और हजार स्तंभ मंदिर काकतीय वंश। तो ये खजुराहो जो है ये चोल वंश से नहीं था, इसका निर्माण जो है चालुक्य वंश से चंदेल शासक करवाए थे मध्य प्रदेश में। ठीक, तो खजुराहो का मंदिर का निर्माण जो है 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया। और खजुराहो का मंदिर जो है सभी प्रमुख भारतीय मूल धर्मों वैष्णव, शैव, शक्ति और जैन से संबंध रखते हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला में अवस्थित हैं। खजुराहो के मंदिर वास्तुकार के नागर शैली में बनाया गया अद्भुत उदाहरण है, और इन मंदिरों को यूनेस्को में 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। सबसे पहले आगरा का ताजमहल 1984 में शामिल हुआ। ठीक, अगला हमारा प्रश्न कलमकारी चित्रकारी से संबंधित है। तो उत्तर पूर्व भारत में बांस हस्तशिल्प पर एक हस्तनिर्मित चित्र है। उत्तर पश्चिमी भारत में हाथ से चित्रित सजावटी रेशमी कपड़ा है। तो ये फिलहाल आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण भारत से हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा है। ठीक, तो इसकी जानकारी बता दें तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हाथ निर्मित चित्रकारी कलमकारी कहाँ के सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है, जिसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। कलमकारी चित्र कहानी को कहते हैं। इनको बनाने वालों में अधिकतर महिलाएं हैं, और यह मुख्यतः भारत और ईरान में प्रचलित है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं से इम्पॉर्टेंट है, और ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट
स्थान देते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे आपकी परीक्षा में फंसने वाले प्रश्न इससे मिल सके अधिक से अधिक। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो भी मेरे नए कैंडिडेट इसमें जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं समीक्षा अधिकारी टीचर जूनियर असिस्टेंट के, हम ऐसे ही श्रृंखला आपको देते रहेंगे जो आपकी परीक्षाओं में मदद करेंगे। ठीक, तो देखने के लिए सभी को थैंक्स। और क्लास अच्छी लगी हुई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट देना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद सभी को, बाय। और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए और रेगुलर अपना, बस अब परीक्षा जो है नज़दीक आ ही गई है, एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, तो आप बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पे डिपेंड रहें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करें। पुराने जो भी मॉडल पेपर हैं उनको आप देखते रहें, जैसे हम दे रहे हैं, तो आप इनसे अधिकतर प्रश्न पा सकते हैं। ठीक, तो आप यही प्रयास करते रहें। बाय सभी को, थैंक यू।